हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी पढ़ रहे थे और उसमें आज हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये एक नया टॉपिक है और शायद फर्स्ट यूनिट का आपका टॉपिक आप अपने सिलेबस को देख लीजिएगा और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ये मान लीजिए पृथ्वी है पूरी, और इसको अगर काटेंगे, जैसे किसी सेब का एक पीस काटते हैं तो उसी तरह पृथ्वी को काटते हैं तो कुछ इस प्रकार आंतरिक संरचना दिखती है। इसको मोटे तौर पर आप देख लीजिए, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप देख लीजिए, ये जो पीला वाला भाग है ये आपका कोर है, और ये केसरिया कलर का है, थोड़ा नारंगी टाइप का है, ये भी आपका जो है कोर है। इसको बोलते हैं कोर या क्रोड। और इसके ऊपर होता है मेंटल, और उसके ऊपर होता है क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल, कोर इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए मोटे तौर पर कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतें हैं। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत, उसके बाद मेंटल, फिर कोर। ये एक विभाजन होगा। एक और विभाजन है सियाल सीमा निफे, इसको भी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो ये देखिए, सबसे पहले भूपर्पटी आ जाएगा, पतली सी परत होती है, उसके बाद सियाल आएगा, फिर सीमा आएगा, फिर निफे, यानी केंद्र को ही यहाँ देखिए इसको क्रोड बोला गया है या कोर बोला गया है, और इस विभाजन में इसको निफे बोला गया है। तो निफे क्या है, क्रोड क्या है, सियाल क्या है, सीमा क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाया कि भाई ये मोटे मोटे तौर पर विभाजन होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों का। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर कोई जा तो सकता नहीं है। खुदाई भी हुई है तो 10-12 किलोमीटर गहराई तक हुई है, उससे ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाई है। तो इसलिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जितनी भी जानकारी हमको मिलती है वो सब अप्रत्यक्ष स्रोतों से मिलती है, प्रत्यक्ष नहीं मिलती, मतलब हमने आँखों से देखा नहीं है। जैसे चांद के बारे में जो भी जानकारी मिलती है हमें प्रत्यक्ष स्रोतों से भी मिलती है और अप्रत्यक्ष स्रोतों से भी मिलती है, क्योंकि चांद पर मनुष्य पहुंच चुका है और कई सारे स्पेस के जो कार्यक्रम हैं वो भी हुआ करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे चंद्रयान वहाँ पर उतारे गए हैं विभिन्न देशों के द्वारा, तो वहाँ पे कुछ प्रत्यक्ष जानकारी अप्रत्यक्ष जानकारी मिल जाती है। लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है इसके बारे में अप्रत्यक्ष स्रोतों से ही जानकारी मिलती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ज़्यादा हम जा नहीं सकते। तापमान ज़्यादा हो जाता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल अभी। तो हम लोग देखेंगे कि भाई पृथ्वी के अंदर की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, वो स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हम जान पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्टिफिशियल सोर्सेस या अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, जैसे हम लोग बात करेंगे इसमें घनत्व का। भाई घनत्व से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, तो कैसे मिलती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर दबाव के बारे में देखेंगे कि दबाव से हमें कैसे जानकारी मिलती है। तापमान से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, इसको भी देखेंगे। तो ये आपके अप्राकृतिक स्रोत हो गए। फिर प्राकृतिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ज्वालामुखी उद्गार से भी हमें पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। भूकंप विज्ञान की सहायता से भी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उल्का पिंड की सहायता से भी हमको जानकारी मिलती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्यों से भी हमें जानकारी मिलती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, सारी वीडियोज़ आप देख लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत मैंने दिए हैं। वायव राशि परिकल्पना और गैसीय परिकल्पना, या आप कहें कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। तो उन परिकल्पनाओं से, उन सिद्धांतों से भी हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी मिलती है। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे
अप्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले घनत्व। तो घनत्व से हमें पृथ्वी के अंदर की जानकारी कैसे मिलती है, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, घनत्व के बारे में समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व वास्तव में होता क्या है। देखिए, घनत्व क्या होता है? कणों का पास पास रहना। एक प्रकार से मैं आपको व्यवहारिक तौर पे समझा रहा हूँ। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकली कि घनत्व क्या होता है। जैसे एक होता है ठोस और एक होता है गैस, या इसको आप मान सकते हैं तरल, और एक होता है गैस। ये ठोस है, ये तरल है, ये गैस है। तो ठोस जो होता है उसमें जो अणु या परमाणु के जो कण होते हैं, मैं ज़्यादा साइंस नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। जो अणु और परमाणु के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी उनके बीच जगह बहुत कम होती है, बहुत पास पास सारे कण होते हैं। तरल में थोड़े दूर होते हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार। तो हम कहेंगे कि भाई ठोस का घनत्व ज़्यादा है। घनत्व का मतलब सघनता, यानी अगर पास पास है तो सघन होगा, तो घनत्व ज़्यादा होगा क्योंकि कण पास पास हैं। इसका कहेंगे घनत्व कम है और इसका बहुत कम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसका अपोजिट होता है आयतन। अगर कण पास पास रहेंगे तो आयतन उसका कम होगा, अगर कण दूर रहेंगे तो आयतन कम होगा। याद, इसको ध्यान में रखिएगा, आयतन और घनत्व में उल्टा संबंध होता है। घनत्व ज़्यादा तो आयतन कम, आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम। और घनत्व क्या होता है? कणों का पास पास रहना, यानी संगठित रूप से अगर एक साथ रहें, कसे हुए रहें, तो हम कहेंगे घनत्व ज़्यादा। अब हम लोग बात करते हैं। अब यह बताया जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना है, जिसकी औसत मोटाई आधे मील के लगभग है। मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। कहीं कहीं पर यह मोटाई कई मील है, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो परतदार शैल का बना है और उसकी मोटाई आधे मील के लगभग है। कहीं कहीं मोटाई कई मील भी हो जाती है, यानी ये परत है तो कहीं मोटाई ज़्यादा है, कहीं पतली हो गई, कहीं मोटी हो गई, इस प्रकार से। इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार शैल की दूसरी परत है। इस चट्टानी परत का घनत्व 3 है। घनत्व क्या है? एक मापने का पैमाना होता है। तो जो ऊपरी परत है उसका घनत्व 3 है, कहीं पर 3.5 है, यानी कि 3 के आसपास मानिए। परंतु पृथ्वी का समस्त घनत्व 5.5 के लगभग है, यानी 5.52 माना जाता है। तो इतना है। अब देखिए, ऊपरी परत का 3 है और संपूर्ण पृथ्वी का अगर देखें तो 5 है। तो इसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी के अंतरतम यानी कोर का जो घनत्व होगा 5.5 से अधिक होगा, और माना जाता है कि यह 11 है। समझ गए इतना? भाई, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत, उसका घनत्व 3 के आसपास है, लेकिन अगर औसत घनत्व देखें पूरी पृथ्वी का तो 5.5 है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी का अंदरूनी है, अंदरूनी हिस्सा, उसका घनत्व ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए ये पृथ्वी की कोई परत है और ये ऊपर वाला 3 है, और पूरे का लेते हैं तो 5 आता है, 5.5। तो 5.5 तभी आएगा जब नीचे वाला ज़्यादा होगा। अगर नीचे वाला कम होगा तो 5.5 आएगा ही नहीं। इतना आप याद रखिए। तो इसका मतलब अंदर जाने पर, पृथ्वी की परतों के अंदर जाने पर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है। इसको हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ही समझिए। अब दबाव से हमें क्या जानकारी मिलती है? अब समस्या उठती है कि अंतरतम का या अधिक घनत्व किस प्रकार संभव है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के ऊपरी परतों का घनत्व 3 है, पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.5 है और अंदर 11 हो जाता है या 13 के आसपास, तो इतना ज़्यादा घनत्व क्यों है? प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम यानी केंद्र की ओर, कोर की ओर जाने पर चट्टानों पर भार तथा दबाव बढ़ता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता है। मतलब भाई, मैंने बताया कि जब जो कण पास पास आएंगे यानी संगठित रहेंगे तो घनत्व ज़्यादा होता है। तो पहले ये माना गया कि चूँकि पृथ्वी से जैसे 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 ये मान लीजिए परतें हैं,
तो पृथ्वी से जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है कि परतों का दबाव बढ़ता जाता है। अब देखिए सबसे नीचे वाली परत के ऊपर 3 परतें हैं, तो यानी कि नीचे वाली परत का घनत्व ज़्यादा होगा, इसके कण बहुत सटे सटे होंगे क्योंकि दबाव ज़्यादा है, दबाव से सट गए होंगे। ये माना जाता था पहले, लेकिन बाद में ये कहा गया, अब यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, फिलहाल आप इतना मानिए कि पहले ये माना गया कि भाई जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं परतों का दबाव बढ़ता चला जाता है और दबाव और भार बढ़ने के कारण उनका घनत्व बढ़ जाता है। इस तरह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थिर अत्यधिक दाब के कारण है। ये पहले माना जाता था कि परतों के दबाव और बढ़ते भार के कारण उनका घनत्व इतना ज़्यादा है। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया गया है कि प्रत्येक सेल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ सकता। सेल मतलब चट्टान, यानी बाद में और ज़्यादा खोज हुई, शोध हुए तो ये पाया गया कि भाई परतों का या चट्टानों का अपनी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा चाहे जितना उन पर भार लगा दो, दबाव लगा दो, उनका घनत्व नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए किसी चट्टान की या किसी सेल की सीमा है कि उसका घनत्व न्यूनतम या अधिकतम 3 हो सकता है। अब उसके बाद उस पर आप कितना भी दबाव डालें, कितना भी भार लाद दें, उसका घनत्व 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ये बाद में माना गया। तो फिर सोचा गया पृथ्वी का इतना घनत्व कैसे है, 11 अंदर की ओर इतना घनत्व कैसे हो जाता है। तब फिर दूसरा कॉन्सेप्ट निकाला गया कि पृथ्वी के केंद्र में यानी अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिन पदार्थों का घनत्व ज़्यादा होता होगा, जैसे लोहा, निकिल। ये माना गया, यानी कि ये मान लिया गया कि पृथ्वी के अंदर अधिक घनत्व वाले पदार्थ हैं और इसी कारण पृथ्वी के अंदर का घनत्व ज़्यादा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये देखिए। अतः यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो वह स्वयं धातु का बना है जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। अनेक प्रयोगों तथा पर्यवेक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया है कि पृथ्वी का कोर यानी अंदरूनी हिस्सा, केंद्र वाला हिस्सा निकिल और लोहे का बना है, और निकिल और लोहे का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी के अंदर का भाग का घनत्व ज़्यादा है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दशा को भी प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा तथा निकिल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं। आप लोग जानते हैं पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस धातु निर्मित अंतरतम के चारों ओर सेल की दूसरी परत है, जिसका कम से कम ऊपरी परत रवेदार सेल का बना हुआ। तो मोटे तौर पर आपको ये जानना है कि पहले ये माना गया था कि भाई पृथ्वी के अंदर का घनत्व ज़्यादा इसलिए है क्योंकि चट्टानों का या परतों का दबाव बढ़ता चला जाता है अंदर की ओर, और दबाव बढ़ने से, भार बढ़ने से घनत्व भी बढ़ जाता है। ये पहले माना गया था। लेकिन बाद में ये माना गया कि भाई चट्टानों का या परतों का घनत्व की एक सीमा होती है, उसके बाद उन पर चाहे जितना भार डाल दो, चाहे जितना दबाव डाल दो, वो नहीं बढ़ेगा। तो फिर इतना घनत्व कैसे है? तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला गया और कहा गया कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होता होगा। तो माना गया कि लोहा और निकिल अंदर पाए जाते हैं। ये हो गया दाब। अब हम लोग बात करते हैं ताप के बारे में। ताप, अब देखिए प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। यदि इसे आधार माने तो 10 किलोमीटर की गहराई में तापमान धरातल की अपेक्षा 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा 40 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक ताप भिन्नता को देखने को मिलती है। अब इसका क्या मतलब है, अब समझा देता हूँ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जैसे आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे, यानी खुदाई मान लीजिए आप करते हुए पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, तो जैसे 32 मीटर की दूरी पर जाएंगे अंदर, वैसे 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर 10 किलोमीटर की गहराई पर जाएंगे तो तापमान 300 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना चाहिए, और अगर 40 किलोमीटर पर जाएंगे तो 1200 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अगर आप 40 किलोमीटर की खुदाई करेंगे तो तापमान आपको 1200 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप भिन्नता देखने को मिलती है। ताप भिन्नता का मतलब यह है कहीं तापमान कम होता है तो कहीं कहीं ज़्यादा भी होने लगता है।
इसलिए तो 1200 डिग्री सेल्सियस नहीं है। अगर इसी के हिसाब से बढ़ते हुए अगर देखें तो 1200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए 40 किलोमीटर के गहराई पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब तापमान भिन्नता देखने को मिलती है। तो इससे क्या अनुमान लगाया गया पृथ्वी के बारे में कि भाई पृथ्वी के अंदर कई परत ऐसी होंगी जिसका तापमान ज़्यादा होगा, कई परतें ऐसी होंगी जिसका तापमान कम होगा। ये सब अंदाजे लगाए गए। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने आपको सिद्धांत बताए थे, इसमें ज़्यादा नहीं बताना। ग्रहाणु परिकल्पना मैंने आपको बताई थी, उसके अनुसार पृथ्वी का केंद्र जो है वो ठोस अवस्था में है, जबकि ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का केंद्र तरल अवस्था में है। अतः उपरोक्त विचारों से इतना तो स्पष्ट होगा कि पृथ्वी का जो केंद्र है, यानी कि जो कोर है, जिसको आप कोरोड भी बोलते हैं, तो वो या तो ठोस होगा या तरल होगा। इतना अनुमान तो अब लग गया, मतलब इतनी जानकारी मिल गई ग्रहाणु परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना से। इसको आप डिटेल में पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है इस सब पे। अब बात करते हैं प्राकृतिक साधनों की। तो सबसे पहले ज्वालामुखी की बात करते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी से हमें कैसे पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है, विस्फोट होता है, तो उससे लावा निकलता है, बहुत सारी पदार्थ निकलते हैं, जैसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस, जलवाष्प, राख, विभिन्न प्रकार के कण, धूल के, और लावा तो निकलता ही निकलता है। तो अब लावा चूँकि गर्म होता है, पिघला हुआ होता है, इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी परत होगी जो पिघली हुई अवस्था में होगी। अब ऐसे जानकारी मिलती है धीरे धीरे, पिघली हुई अवस्था में होगी, तभी तो जब लावा निकलता है तो पिघला हुआ होता है। तो ये अनुमान लगाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक तथा ऊपरी भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा एवं लावा का विस्तार हो जाता है। यानी जब ज्वालामुखी फटता है, उद्गार होता है, तो पृथ्वी के सतह पर क्या होता है, गर्म और तरल मैग्मा फैल जाता है या लावा फैल जाता है। अब देखिए लावा मैग्मा में अंतर नहीं है। जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वही मैग्मा ज्वालामुखी फटने से बाहर आ जाता है तो उसको लावा कह देते हैं। यही अंतर होता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत अवश्य होगी जो सदैव तरल अवस्था में रहती होगी। तरल मतलब पिघली हुई अवस्था में। इसी को मैग्मा भंडार कहा गया, मैग्मा चैम्बर कहा गया, जहाँ मैग्मा इकट्ठा रहता होगा, जहाँ से ज्वालामुखी के उद्गार के समय तरल एवं तप्त मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है। इस आधार पर पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवश्य होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली हुई अवस्था में नहीं रहने देगा। इस प्रकार आंतरिक भाग ठोस होगा, ना कि तरल। कहने का मतलब जो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया था येलो कलर का, वो होना तो चाहिए तरल अवस्था में, लेकिन तरल अवस्था में रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ऊपर से चट्टानों का भार इतना अधिक रहता है, दबाव इतना अधिक रहता है कि वो तरल अवस्था में रह ही नहीं पाता, वो ठोस बन जाता है। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो भाग है वो ठोस होगा, ना कि तरल, क्योंकि अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में रह ही नहीं सकती। अब यहाँ भूकंप विज्ञान के बारे में थोड़ा पढ़ना है। इससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा इसको। जब मैं आपको भूकंप पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भूकंप विज्ञान के बारे में पढ़ाऊँगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ कि भाई भूकंपीय लहरों का जो मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है, ये आप जान लीजिए। और यह एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो भूकंप विज्ञान से हमें पृथ्वी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पृथ्वी की विभिन्न संस्तरों में भूकंपीय लहरों का व्यवहार पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन के संबंध में अत्यधिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। और आप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो लहरें आती हैं, तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है और उन तीनों तरंगों का व्यवहार अलग अलग होता है। यानी कोई तरंग ऐसी है जो ठोस में ही चलती है, कोई तरंग ऐसी है जो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में चल सकती है। तो इस आधार पे भी अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा तरल है, ठोस है या गैसीय कैसे है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। तो पहली होती है प्राइमरी वेव्स, जिनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, इनको ध्वनि तरंगों के समान भी बताया जाता है। ये सब आपको ना भी जानिए, इसको मैं बाद में बता दूंगा। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं।
फिलहाल आप ये जानिए कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, जिनको पी वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, इनकी जो कण की दिशा होती है वो इन तरंगों की दिशा में ही प्रदोलित होती है। मान लीजिए ये ऐसे प्रदोलित करते हैं, आप इस तरह से मानिए, इधर चल रहे हैं और इधर ही प्रदोलित कर रहे हैं। इनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य भी होती हैं। ध्वनि तरंगों के समान ही प्राथमिक तरंगे भी अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुदैर्घ्य मैंने बताया कि इसमें दोलन भी ऐसे होगा, यानी इसी दिशा में दोलन होगा और इसी दिशा में चलेंगी, वही चीज़ लिखा है, यानी गति की दिशा में ही प्रदोलित होते हैं। गति किधर है, ये देखिए इधर है और इधर प्रदोलित होते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसकी गति सभी तरंगों की गति से तेज होती है। अब आपको ये ध्यान में रखना है जो मैं अब बता रहा हूँ कि भाई जो पी वेव्स है इसकी गति सबसे तेज होती है। यानी कि जैसे भूकंप आता है तो सबसे पहले कौन सी तरंग या कौन सी लहर रिलीज़ होती है, तो पी वेव सबसे पहले आती है। और इसकी गति जो है घने तथा ठोस चट्टानों में अधिक तीव्र हो जाती है और उसके बाद तरल में कम हो जाती है, गैस में एकदम कम हो जाती है। यानी कि जो पी वेव्स है इसकी गति सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। जैसे ठोस अवस्था आएगी इसकी गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पी वेव्स की। जैसे तरल अवस्था आएगा गति स्लो हो जाएगी, गैस अवस्था आई और स्लो। तो इतना आपको याद रखना है, गति याद रखना है। बाकी आप चाहे अनुदैर्घ्य वगैरह कुछ भी ना याद रखें, उससे अभी आपको लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पी वेव्स की गति सबसे अधिक होती है सभी तरंगों में और ठोस में सबसे अधिक होती है, ये भी आप याद रखना है। अब दूसरा आता है गौड़ तरंगे या आड़ी तरंगे, या इनको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स का मतलब द्वितीयक तरंगे, मतलब दूसरे नंबर पर। सबसे पहले तो ये तरंग निकलती है, दूसरे नंबर पे ये तरंग निकलती है, इसको एस वेव्स कहते हैं। ये लहरें जल तरंगों के समान या प्रकाश तरंगों से मिलती जुलती, इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब ये है कि मान लीजिए ये तरंग इस दिशा में जा रही तो इसके कण कुछ इस प्रकार प्रदोलित होते हैं, जा रही इस दिशा में, और कण कैसे प्रदोलित हो रहे हैं, ऊपर नीचे, यानी 90 डिग्री में। जबकि ऊपर वाले में मैंने आपको बताया था, इस वाले में, कि इस दिशा में जा रहा है और इसके कण भी प्रदोलित ऐसे ही हो रहे हैं इसी दिशा में। तो यही अंतर होता है अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ में। फिलहाल आपको उतना नहीं जानना है, आपको जो जानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पदार्थ के कणों की गति लहर की दिशा के प्रति समकोण बनाते हुए होती है। यद्यपि सी वेव्स पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, पृथ्वी के भीतर गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं परंतु द्रव में लुप्त हो जाती हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो पी वेव्स हैं ये ठोस में तो सबसे तेज़ चलती हैं, लेकिन तरल में इनकी गति स्लो हो जाती है और गैस में और स्लो। यानी कि ये तीनों अवस्था में चल सकती हैं भले ही गति स्लो हो जाए। लेकिन जो द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स हैं ये ठोस में ही चलती हैं, तरल में एकदम लुप्त हो जाती हैं। इन सबको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पढ़ाऊँगा, सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत वहाँ पे हेल्प करेगा समझने में कि कौन सी गति कहाँ पे लुप्त हो जाती है, कौन सी वेव्स कहाँ पे लुप्त हो जाती है और किस वेव्स की गति कम हो जाती है। ये सब बहुत मायने रखेगा। तो दो तरंगे आपको समझ में आ गई होंगी। इसकी गति तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, लेकिन ठोस में सबसे अधिक। इसकी सिर्फ और सिर्फ ठोस में होती है और द्रव में यानी तरल अवस्था में पूरी तरीके से लुप्त हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। अब ये धरातलीय तरंगे होती हैं, यल वेव्स। ये बहुत स्लो चलती हैं, यानी तीसरे नंबर पे पहुंचती है। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स पहुंचेगी भूकंप आने पर, फिर यस वेव्स पहुंचेगी, लास्ट में यल वेव्स। इनको लॉन्गिट्यूड वेव्स कहते हैं। और यल यानी कि एक लव नामक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इन तरंगों की खोज की थी, इसलिए उनको उन्हीं के नाम पर इसको लव वेव कहा गया, लव वेव्स। तो इसको यल वेव्स कहते हैं, लव वेव्स कहते हैं, धरातलीय तरंगे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड वेव्स भी कहते हैं। ये सबसे बाद में पहुंचती हैं और ये धरातल पर चलती हैं। जब आप भूकंप का अनुभव करते हैं, आपके घर या छत या पंखा हिलने लगता है, नुकसान होता है, तो वो धरातलीय तरंगे ही होती हैं, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक तरंगे होती हैं, सबसे बाद में पहुंचती हैं।
इनकी चाल बहुत धीरे रहती, बहुत स्लो जाती हैं, लेकिन जब पहुंचती हैं तो तहलका मचा देती हैं, चोट बहुत तेज़ करती हैं। चाल भले ही स्लो है लेकिन धक्का बहुत तेज़ मारती हैं। जैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे आए और आपको एक ज़ोर का चाटा मार दे तो आपको झटका बहुत तेज़ लगेगा। कोई व्यक्ति तेज़ आ रहा है दौड़ते हुए लेकिन आपको स्लो चाटा मारे तो आपको झटका नहीं लगेगा। तो शुरुआत की 2 तरंगें वो बहुत तेज़ चलती हैं लेकिन झटका नहीं लगाती हैं, और ये जो है ये धीरे धीरे चलती है लेकिन चाटा बहुत तेज़ लगाती है, पूरा तबाही मचा देती है। ये देखिए, इसके आने पर लंबे समय तक प्रदोलन होता रहता है। प्रदोलन का मतलब हिलता रहता है, ज़मीन वगैरह हिलती रहती है। यह पाया गया कि भूकंप अधिकेंद्र से 110 डिग्री 120 डिग्री की दूरी पर पी तरंग अंकित होती है, परंतु यस तरंग लोप हो जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी चित्र के माध्यम से कि जो यस तरंगे हैं वो धीरे धीरे अंदर, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जाते हैं तो यस तरंगे कुछ जगह पर ख़त्म हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ से तरल अवस्था शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बताया तरल अवस्था में यस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ ठोस है, कहाँ तरल है। इससे विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि यस तरंगों का लोप होना यह स्पष्ट करता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, क्योंकि यस तरंगे तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती। तो ये बेसिकली मैंने आज आपको बताया कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि भाई कौन कौन सी परत हैं, सियाल सीमा निफे क्या है, क्रस्ट मेंटल कोर क्या है, और गुटेनबर्ग शांत तत्व क्या है, मोहो संबद्धता क्या है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो हैं मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो 26 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है, ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग यहीं पे इसको रोकते हैं और आगे 1-2 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।